हाय गाइस, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस बाय साक्षी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एनटीए-नेट पेपर 1 की सीरीज़, जिसके अंदर हमारी एनटीए-नेट पेपर 1 में 10 यूनिट्स रहती हैं। हर एक यूनिट से एस्टिमेटली 5 क्वेश्चन अराइज होते हैं। 5 क्वेश्चन अराइज होते हैं हर एक यूनिट से। टोटल 10 यूनिट्स होती हैं आपकी, तो 50 क्वेश्चन आपके पेपर 1 से अराइज होते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो आपके 100 मार्क्स का एग्ज़ाम आता है। तो यहाँ पर जो लॉजिकल रीजनिंग है, यहाँ से 5 से 7 क्वेश्चन इस यूनिट से अराइज होते हैं। किसी यूनिट से 3 क्वेश्चन अराइज हो जाएंगे तो इस यूनिट से 7 अराइज हो जाते हैं। मीन्स दैट की जो बाइफर्केशन रहती है वो 5 क्वेश्चन पर यूनिट की बाइफर्केशन रहती है। तो आज से हम एनटीए-नेट की जो पेपर 1 की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। हमने सबसे पहले लॉजिकल रीजनिंग उठाई है। लॉजिकल रीजनिंग को हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग एक पूरी वीडियो में कवर नहीं हो सकती, तो हम छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। लॉजिकल रीजनिंग क्या है, इसका मतलब क्या होता है? देखो, कोई भी ऐसी चीज़ है, हमने कोई चीज़ देखी, हम उसको लॉजिक से समझने की कोशिश करते हैं, उसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। दैट इज कॉल्ड लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे व्हाट इज आर्ग्यूमेंट और टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट क्या होता है कि एक स्टेटमेंट है हैविंग वन और मोर प्रीमाइसेस एंड ओनली वन कंक्लूजन। आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या दे रखा है कि एक ऐसा कथन, एक ऐसी स्टेटमेंट दी गई है जहां पर आपको 2 प्रीमाइसेस दी गई होंगी, 3 प्रीमाइसेस दी गई होंगी, और उसके बिहाफ पर आपको एक कंक्लूजन ड्रॉ करना है, और उसके कॉम्बिनेशन को क्या बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट 2 टाइप का होता है, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट एंड इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट। डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट के अंदर क्या होगा कि कंक्लूजन जो है वो प्रीमाइसेस को फॉलो करता है। डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट, जैसे कि हमें एक डिडक्टिव के अंदर क्या होता है, जैसे कि डिडक्ट करना। ये पूरा घर है हमारा। इस घर से अगर ये घर मेरा है तो ये किचन भी मेरी होगी जो इस घर के अंदर है, ये रूम भी मेरा होगा। ये पूरा घर मेरा है तो ये लॉबी भी मेरी होगी, ये पार्किंग एरिया भी मेरा होगा। तो मतलब कि जो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट का क्या कहता है कि एक बड़ी पिक्चर से जब छोटी पिक्चर को निकाला जाता है, दैट इज कॉल्ड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट। ठीक है जी, डिडक्ट करना, निकालना। यहाँ पर क्या होता है, टॉप डाउन अप्रोच चलती है। हम एक बड़े टुकड़े को छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। एक बड़ी पिक्चर है, एनालाइज करते हैं, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, डिडक्ट करते हैं, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट। जहाँ पर क्या होता है, ऑलरेडी एक थ्योरी बनी हुई है, जैसे लॉ ऑफ डिमांड है, ऑलरेडी एक थ्योरी डेवलप हो चुकी है। अब हम इसके बेस पर कुछ हाइपोथेसिस बनाएंगे, कुछ अजम्पशंस बनाएंगे, ऑब्जर्व करेंगे, उससे जो रिजल्ट निकलेगा दैट इज कॉल्ड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट, जहां पर पहले ही थ्योरी एस्टेब्लिश हो चुकी है। एक इसको टॉप डाउन अप्रोच भी बोला जाता है। टॉप डाउन अप्रोच का मतलब क्या होता है कि जहां पर सबसे पहले थ्योरी बन चुकी है, उस थ्योरी के बेस पर आप क्या कर रहे हो, अपनी हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हो। ये जनरल टू पर्टिकुलर चलती है। जनरल का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो पहले जनरलाइज हो चुकी है, उसके बेस पर आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो, अपने कंसेप्ट को एक्सेप्ट और रिजेक्ट या प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है जी, दैट इज कॉल्ड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट। जहां पर एक बड़ी पिक्चर है, उस बड़ी पिक्चर को दिखाकर छोटी सी पिक्चर के बारे में पूछा जाता है, डिडक्ट करना किसी चीज को, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं हम डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट का, कि डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट में प्रीमाइसिस 1 क्या कहती है, ऑल मैन आर मॉर्टल। प्रीमाइसिस 2 क्या कहती है, राम इज ए मैन। तो कंक्लूजन क्या निकला, सो राम इज मॉर्टल। अब देखो, ऑल मैन आर मॉर्टल, ये सारे के सारे मैन क्या हो गए, मॉर्टल हैं। और राम भी क्या है, एक मैन है। जब सभी मैन मॉर्टल हो गए और राम एक मैन है, तो अल्टीमेट सी बात है कि राम भी क्या होगा, मॉर्टल होगा। अब यहाँ पर जितने भी मैन हैं ये सारे क्या हैं, मॉर्टल हैं। और इनमें से अगर राम एक मैन है तो राम भी क्या होगा, मॉर्टल होगा। जनरल सी बात है। तो ये क्या हो जाएगा, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट, जहां पर कंक्लूजन फॉलो करता है किसको, प्रीमाइसिस को। यहाँ पर देख लीजिए, कंक्लूजन ट्रूली फॉलो कर रहा है प्रीमाइसिस को, तो इसको इसीलिए क्या बोलेंगे, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट। इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट क्या होता है, इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट होता है जहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उन सबको प्लस करके हम एक बड़ी चीज़ पर पहुँचने की कोशिश करते हैं। इन छोटी छोटी चीज़ों के बेस पर इंडक्ट करते हैं, इन करते चलते हैं हम। जैसे कि हमारे पास में एक एग्जाम्पल है, राधा इज ब्यूटीफुल,
सीमा इज ब्यूटीफुल, या फिर रिया इज ब्यूटीफुल, सना इज ब्यूटीफुल। 4 प्रीमाइसेस ले ली मैंने। सो ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। कि 4 लड़कियों के बेस पर क्या हम पूरी सभी लड़कियों की कम्युनिटी को हम कह सकते हैं कि वो सभी लड़कियां ब्यूटीफुल है? नहीं कह सकते। यहाँ पर इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट के अंदर क्या होता है, ये हमेशा डाउटफुल आर्ग्यूमेंट रहता है। डिडक्टिव हमेशा क्या रहता है, सर्टेन आर्ग्यूमेंट होता है डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट। और इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट क्या होता है, हमेशा डाउटफुल आर्ग्यूमेंट होता है। क्योंकि यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले कुछ ऑब्जर्व करते हैं कि राधा इज़ ब्यूटीफुल, सीमा इज़ ब्यूटीफुल। हमने ऑब्जर्व किया, हमने पैटर्न देखा कि सभी लड़कियां ब्यूटीफुल हैं, 3 4 5 6 7 8 लड़कियां ब्यूटीफुल हैं। फिर हमने हाइपोथेसिस बनाई कि सभी लड़कियां ब्यूटीफुल हो सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। कॉन्क्लूजन इसका हमेशा डाउटफुल रहता है। इन इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट कॉन्क्लूजन प्रोबेबली यानी कि प्रोबेबिलिटी होती है कि प्रीमाइसेस को फॉलो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। यहाँ पर क्या होता है, इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट के अंदर प्रोबेबिलिटी होती है, कुछ भी सर्टेन नहीं होता। यहाँ प्रोबेबिलिटी होती है कि कंक्लूजन फॉलो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या कहता है कि राधा इज ब्यूटीफुल, सीमा इज ब्यूटीफुल, सो ऑल गर्ल इज ब्यूटीफुल। 2 लड़कियों के बेस पर हम सभी का अनुमान तो नहीं लगा सकते ना, तो इसीलिए इसका कंक्लूजन क्या रहता है, डाउटफुल रहता है। इसको कहते हैं हम इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट। ये किस नेचर का होता है, ये सिंथेटिकल नेचर का होता है। सिंथेसिस की बात करते हैं हम यहाँ पर। सिंथेसिस का मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पर हम छोटी छोटी चीज़ों से हम क्या करते हैं, बड़ी चीज़ को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला कि मेरे पास एक रूम है, एक किचन है, एक पार्किंग एरिया है, एक लॉबी है, तो इसका मतलब मेरा बहुत बड़ा घर है। ऐसा तो नहीं भी हो सकता। हो सकता है कि एक छोटा सा घर हो लेकिन उसके अंदर ये सारी चीज़ें हो। तो जो इंडक्टिव का कॉन्क्लूजन है ना, वो हमेशा डाउटफुल होता है कि मेरे पास रूम भी है, किचन भी है, लॉबी भी है, पार्किंग एरिया भी है, तो मेरा बहुत बड़ा घर है। ये डाउटफुल है। हो सकता है कि छोटे से घर में ये सारी चीज़ें मैनेज की गई हों। तो इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट क्या होता है, सिंथेसिस नेचर का होता है, जहाँ छोटी छोटी चीज़ों को ऐड करके एक बड़ी थियोरी को डेवलप किया जाता है। और डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट के अंदर कॉन्क्लूजन हमेशा फॉलो करेगा किसको, प्रीमाइसिस को। अगर प्रीमाइसिस ट्रू है तो कॉन्क्लूजन भी ट्रू होगा। डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट कहता है, डिडक्टिव हमेशा सर्टेन होता है, लेकिन इंडक्टिव क्या होता है, डाउटफुल होता है। यहाँ पर इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट के अंदर बॉटम अप अप्रोच चलती है। बॉटम अप का मतलब क्या है, नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे चलती है कि हम सबसे पहले ऑब्जर्व करेंगे, फिर पैटर्न बनाएंगे, फिर हाइपोथेसिस बनाएंगे, फिर थ्योरी डेवलप होगी। ये नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं। और इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट में नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं। डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट में थ्योरी ऑलरेडी पहले डेवलप हो चुकी है, इसीलिए उसको टॉप डाउन अप्रोच कहते हैं। जहाँ पर थ्योरी लास्ट में बनती है वो बॉटम अप अप्रोच है। जहाँ थ्योरी स्टार्टिंग में बन चुकी है पहले, उसको टॉप डाउन अप्रोच बोला जाता है। अब पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे कि बॉटम अप अप्रोच कौन सी है, तो आप आंसर दोगे इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट इज द बॉटम अप अप्रोच। समझ में आया? ये पार्टिकुलर टू जनरल चलता है। पार्टिकुलर का मतलब है कि एक पर्टिकुलर चीज़ है, इनको ऑब्जर्व करके इनका एक पैटर्न बना करके हम जब एक पूरी थियोरी डेवलप करते हैं तो उसको बोलते हैं, और जनरलाइज करते हैं उसको बोलते हैं पर्टिकुलर टू जनरल चलना। समझ में आया? उसके बाद बात करते हैं हम आर्ग्यूमेंट का। एक डिसीजन ट्री होता है। डिसीजन ट्री का मतलब क्या है कि आर्ग्यूमेंट 2 टाइप के होते हैं, मैंने बताया, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट और इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट। डिडक्टिव हमेशा सर्टेनिटी की बात करेगा और इंडक्टिव हमेशा प्रोबेबिलिटी की बात करता है। डिडक्टिव के 2 टाइप होते हैं, वैलिड और इनवैलिड। वैलिड के भी आगे 2 टाइप हैं, साउंड और अनसाउंड। डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट हमेशा क्या बोलता है कि अगर प्रीमाइसेस ट्रू हैं तो कंक्लूजन भी ट्रू होगा। अगर प्रीमाइसेस ट्रू हैं तो कंक्लूजन भी ट्रू होगा। तो उस आर्ग्यूमेंट को कौन सा आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, वैलिड आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। और किस टाइप का वैलिड आर्ग्यूमेंट, डिडक्टिव वैलिड आर्ग्यूमेंट। इंडक्टिव के अंदर क्या होता है, 2 टाइप का होता है, स्ट्रॉन्ग और वीक। स्ट्रॉन्ग में फिर आगे 2 टाइप्स का, कोजेंट और अनकोजेंट। और वीक का पार्ट क्या हो जाएगा, अनकोजेंट होता है। ठीक है जी। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करते हैं कि इफ प्रीमाइसेस आर ट्रू कंक्लूजन हैव आल्सो बी ट्रू। अगर प्रीमाइसेस ट्रू है तो कंक्लूजन भी ट्रू होगा, सर्टेनिटी
जहाँ पर आए उसका आंसर क्या पे देंगे हम, वैलिड आर्ग्यूमेंट। लेकिन अगर हम बोलें कि प्रीमाइसिस ट्रू है लेकिन कंक्लूजन फॉल्स है, ये प्रोबेबिलिटी है, यहाँ प्रोबेबल वर्ड आ गया ना, यहाँ देखिए आप प्रोबेबल वर्ड आ गया, प्रोबेबल वर्ड आ गया यहाँ पर। तो इस प्रोबेबिलिटी के केस में हम क्या करेंगे, इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट इसका आंसर करेंगे। जहाँ पर सर्टेनिटी की बात आएगी वहाँ पर हम डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट की बात करेंगे, जहाँ प्रोबेबिलिटी की बात आएगी वहाँ हम इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट की बात करेंगे। जहाँ प्रीमाइसिस ट्रू है और कंक्लूजन भी ट्रू है और कंक्लूजन प्रीमाइसिस को फॉलो कर रहा है, दैट इज कॉल्ड वैलिड आर्ग्यूमेंट। जहाँ प्रीमाइसिस ट्रू है कंक्लूजन फॉल्स है, दैट इज कॉल्ड इनवैलिड आर्ग्यूमेंट। जहाँ प्रीमाइसिस ही फॉल्स है उसको अनसाउंड आर्ग्यूमेंट बोलेंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पर सेम है कि जहाँ प्रीमाइसिस ट्रू है कंक्लूजन ट्रू है और कंक्लूजन प्रीमाइसिस को प्रोबेबिलिटी है कि फॉलो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, उस केस में कोजेंट आर्ग्यूमेंट बोला जाता है। ठीक है। अब पेपर में इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि एक डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट है और वो वैलिड कब होगा, वैलिड कब होगा मैम, जनरल सी बात है, जहाँ प्रीमाइसिस भी ट्रू हो और कंक्लूजन भी ट्रू हो वहाँ पर डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट वैलिड होता है। ठीक है, ये था आपका एक डिसीजन ट्री चार्ट। अब आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन गिवन है, आइए हम उसको देख लेते हैं। ये आपके जनवरी 2017 के अंदर जो नेट का पेपर हुआ था उसका एक क्वेश्चन है। द फॉलोइंग आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीजनिंग, सिलेक्ट द कोड दैट स्टेट्स ए कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज नॉट ए डिडक्टिव रीजनिंग। इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो डिडक्टिव रीजनिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन नहीं करती, बाकी सभी डिडक्टिव रीजनिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करती हैं, तो कौन सी नहीं करती, आइए देखते हैं। पहले क्या कहता है कि द कंक्लूजन मस्ट बी बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। क्या डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट में जो कंक्लूजन है वो ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड होता है? सेकेंड, द कंक्लूजन शुड बी सपोर्टेड बाय द प्रीमाइसिस। बिल्कुल सही बात है, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट में जो कंक्लूजन है वो प्रीमाइसिस को फॉलो करता है। द कंक्लूजन मस्ट बी सपोर्टेड बाय द प्रीमाइसिस, तो ठीक हो गई बात। कंक्लूजन मस्ट फॉलो द प्रीमाइसिस, बिल्कुल सही बात है। और डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट में वैलिड और इनवैलिड भी होता है, बिल्कुल सही बात है। तो जो इसका आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का, दैट इज आंसर ए, कि कंक्लूजन जो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड होता है, ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इंडक्टिव रीजनिंग की, नॉट आ डिडक्टिव रीजनिंग। कि इन चारों में से डिडक्टिव रीजनिंग की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, जहां पर ये ऑप्शन डिडक्टिव रीजनिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स ना हो करके किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, इंडक्टिव रीजनिंग की। क्योंकि हमने अभी देखा यहाँ पर कि जो इंडक्टिव रीजनिंग होती है यहाँ पर ऑब्जर्वेशन से चलते हैं, जो ऑब्जर्वेशन बेस्ड रीजनिंग होती है कौन सी रीजनिंग होती है, इंडक्टिव रीजनिंग। समझ में आया? और जो पहले से ही थ्योरी बन रखी है उसके बेस पर हम हाइपोथेसिस सेट करते हैं, फिर हम ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज कॉल्ड डिडक्टिव रीजनिंग, जहां पर कंक्लूजन क्या करता है, मस्ट फॉलो द प्रीमाइसिस। तो ये था आपका इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आप अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे फीडबैक अपनी ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।